देखें प्रोबेबिलिटी बेसिक पहले +1 का कराऊंगा पहले लेक्चर में, फिर कल से आपका +2 का शुरू हो जाएगा, रिवाइज बेसिक आपका रिवीजन हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या है? चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी इवेंट के हैपन होने के कितने चांस हैं वो प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज, मतलब आप पहले जैसे आज आपका इसका बिगिनिंग किया है मैंने, पहले आप +1 का एक बार जो +1 में प्रोबेबिलिटी दी है उसको स्टडी करना है, सारा बुक से ढंग से देख लें। फिर आपका, वैसे मैंने आपको +1 और +2 का भी एक आइडिया दे दिया था, आपको याद होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जहाँ से शुरू होती है, तो वो देखें, उसके बाद विल स्टार्ट। तो कल उसमें आपका नेक्स्ट शुरू होगा। तो मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज, मैथमेटिकली क्या है? नंबर ऑफ रेशियो ऑफ number of cases favoring to total number of cases। मैथमेटिकली डिफाइन की जाती है रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केसेस फेवरिंग टू टोटल नंबर ऑफ केसेस, कितने फेवर कर रहे हैं और कितने टोटल नंबर ऑफ केसेस, इसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। नंबर ऑफ केसेस फेवरिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड, जैसे आप देखें कॉइन सिक्का फेंका जाता है, देन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2। एक सिक्के को फेंका जाता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने, उसके पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो 2 होंगे। नाउ एंड सैंपल स्पेस, और जो and sample space of an experiment, जो किसी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है वो है लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सारे पॉसिबल आउटकम्स की लिस्ट। अगर कॉइन को फेंका जाता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 है, एंड लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स आपका सैंपल स्पेस है। तो जैसे दैट इज S इज इक्वल टू HT, ये सैंपल स्पेस। अगर सिक्का फेंका जाता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 2 ही है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और सैंपल स्पेस होगा हेड टेल। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी वो होगी हाफ, क्योंकि हेड के लिए एक फेवर कर रहा है और टोटल 2 है तो हाफ होगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल वो भी आपकी हाफ होगी, हेड की हाफ, टेल की हाफ। तो लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स वो आपका सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस में 2 है, हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। तो ये देखें हेड टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो फेवरिंग अपॉन टोटल। तो ये देखें आप, और एक चीज और याद रखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज नेवर मोर देन 1। कभी भी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी 1 से एक्सीड नहीं कर सकता। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट, अगर इवेंट श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, श्योर में होना ही होना है। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपकी 0। अगर इवेंट आपका इम्पॉसिबल है, होगा ही तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0। तो ये ध्यान दें, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, और अगर इवेंट श्योर है उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, इम्पॉसिबल इवेंट की 0 होगी। चांसेस ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट के हैपन होने के कितने चांस हैं उसको कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। एंड मैथमेटिकली इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ केसेस फेवरिंग टू द टोटल नंबर ऑफ केसेस, कितने फेवर कर रहे हैं और टोटल कितने। अगर किसी कॉइन को फेंका जाता है once, then total number of possible cases 2,
तो सैंपल स्पेस जो आपको पता है ये हेड टेल, तो हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ आएगी और टेल की प्रोबेबिलिटी भी हाफ आएगी। तो इट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, ये नोट करें आप। उसके बाद देखें, इफ स्मॉल p प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट, किसी इवेंट के हैपन होने की प्रोबेबिलिटी है, एंड स्मॉल q प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ एन इवेंट, और स्मॉल q है कि इवेंट ना हो, स्मॉल p प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट, स्मॉल q प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट अकरेंस ऑफ एन इवेंट, देन p प्लस q इज ऑलवेज 1, तो p प्लस q हमेशा 1 होगा। p जो है प्रोबेबिलिटी होने अकर करने की प्रोबेबिलिटी और स्मॉल q है नॉट अकरेंस, तो p प्लस q हमेशा 1 होगा। यहां से p आएगा 1 माइनस q एंड q आएगा 1 माइनस p, तो ये देखें p प्लस q इज ऑलवेज 1, स्मॉल p प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, स्मॉल q नॉट अकरेंस। फेलियर प्लस सक्सेस कहने का मतलब दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। 1 फेलियर और सक्सेस, स्मॉल p is the probability of success, small q is the probability of failure, तो p plus q हमेशा 1 होगा। ये नोट करें। यहां से एक चीज और देखें, यहां से इसका मतलब है p 1 माइनस q, q 1 माइनस p, और अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है कि होगा ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0। ये भी देखें ऑल्सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट, अगर कोई इवेंट इम्पॉसिबल है उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, इम्पॉसिबल इवेंट की 0 है और श्योर इवेंट की 1 है। प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी इज नेवर मोर देन 1। प्रोबेबिलिटी इम्पॉसिबल अगर इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, श्योर इवेंट की 1 है। फेलियर प्लस सक्सेस इज ऑलवेज 1, फेलियर प्लस सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो ये ध्यान रखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इम्पॉसिबल इवेंट अगर है कि होगा ही नहीं तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है, और अगर इवेंट श्योर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। अब जैसे देखें, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, नाउ इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम्स, अगर किसी कॉइन को 2 बार फेंका जाए, देन सैंपल स्पेस, कॉइन 2 बार फेंका जाता है तो सैंपल स्पेस उसका क्या होगा, देखिए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ये 2 बार अगर कॉइन फेंक रहे हैं तो दिस इज द सैंपल स्पेस। लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो यहां देखें हियर टोटल पॉसिबल आउटकम्स, यहां पर टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 है अगर कॉइन को 2 बार फेंका जाता है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, टोटल आउटकम्स आपके 4 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, दो हेड्स की प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 4, 1/4, 2 हेड की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो कहने का मतलब 2 सैंपल स्पेस ही आ गया। लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उनको एक उसमें सेट में लिख दिया तो वो सैंपल स्पेस है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 4 हैं, 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी एक ही फेवर कर रहा है, टोटल 4, 1/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स इज 1/4। मैं यहां बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, 2 टेल की प्रोबेबिलिटी 1/4, तो 2 टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/4। ये देखिए आप, तो ये है, थोड़ा सा ध्यान दें इस पे आप, लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब देखिए सीधी सी बात है, प्रोबेबिलिटी 9th क्लास से शुरू है। बेसिक अगर आप देखे जाए तो 9th क्लास में बेसिक है थोड़ा सा क्या होता है, 10th में थोड़ा सा और इसके बारे में मतलब है, फिर +1 का है, फिर +2, पहले +2 में होती थी डायरेक्ट। तो आप प्रोबेबिलिटी से तो आप मतलब फैमिलियर है ही है कि क्या होता है, 9th से आप पढ़ रहे हैं, और 10th +1 में भी काफी मैंने आपको चीजें कराई हैं, काफी क्वेश्चंस कराए, थोड़ा सा +2 का भी आइडिया दिया था अगर आपको ध्यान होगा। सो दिस इज रिगार्डिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब दूसरी बात आती है, जैसे आप देखें, इफ ए डाई इज थ्रो, अगर एक डाई फेंकी जाती है, देन
वंस देन सैंपल स्पेस, डाई अगर फेंकी जाती है तो सैंपल स्पेस क्या होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये है, so that is total possible outcomes. तो डाई अगर फेंकी जाती है एक बार वंस, तो टोटल 6 होंगे, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 है। नाउ प्रोबेबिलिटी, अब इसमें आप देखिए, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ये होगी 1/6, 1 आने की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि फेवर एक ही कर रहा है 1, टोटल 6 हैं तो 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2, इसकी भी 1/6 है, 2 की भी 1/6 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 1/6, सबकी हर एक की प्रोबेबिलिटी 1/6 है अगर डाई एक बार फेंकी जाती है। अब आप बात की जाए नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6, 6 नहीं आने की, ये होगी 1 - 1/6, 5/6, 6 नहीं आए, 5/6, मतलब 1 2 3 4 5 में से कोई भी आ जाए तो उसकी 5/6 होगी। 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 2 आने की 1/6, 6 नहीं आने की, 6 नहीं आए तो 1 - 1/6 इज 5/6। तो ये आपका लॉजिक है। अब देखिए, ध्यान दें थोड़ा सा, सैंपल स्पेस, लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आ जाता है, कई बार बहुत कॉम्प्लिकेटेड आता है, तो ये है, तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स का ये सैंपल स्पेस है। टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 की 1/6, 2 की 1/6, नॉट गेटिंग 6, 6 नहीं आए, तो होना नहीं होने का सम 1 होता है, तो 6 नहीं आने की होगी 5/6। तो दिस इज अबाउट प्रोबेबिलिटी। अब दूसरा देखें कि अगर डाई मान लो आपकी 2 बार फेंकी जाती है, ये देखिए थोड़ा सा, अगर डाई आपकी 2 बार फेंकी जाती है तो आपके पास टोटल आउटकम्स कितने हैं। जैसे देखें, सपोज, क्योंकि आपने बेसिक पढ़ा हुआ है सारा, +1 में काफी डिटेल में 9th से आप पढ़ रहे हैं, इवेंट के रिगार्डिंग है तो वो भी आपको अभी क्लियर करूंगा। जैसे आपका ये है, सपोज ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाइस को 2 बार फेंका जाता है, देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट, प्रोबेबिलिटी डबलेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब देखें, सिंस डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, डाइस को 2 बार फेंका जाता है, सो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे 6 × 6 दैट इज 36। अगर डाई को 2 बार फेंका जाता है तो पहले थ्रो में 6 में से कुछ भी आ सकता है, दूसरे थ्रो में 6 में से कुछ भी आ सकता है, तो 6 × 6 दैट इज 36। अगर डाई को 2 बार फेंका जाता है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 36 होंगे। नाउ सैंपल स्पेस फॉर डबलेट, सैंपल स्पेस फॉर डबलेट, डबलेट के लिए सैंपल स्पेस, डबलेट के लिए होगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ये डबलेट का सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस फॉर डबलेट 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। जब डाई को आपने 2 बार फेंका तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स आपके 36 हुए। डबलेट के लिए डबलेट आपको पता है कि दोनों में सेम नंबर आए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। तो यहां पर है टोटल फेवरिंग केसेस, टोटल फेवरिंग केसेस 6 एंड फेवरिंग केसेस में टोटल एंड फेवरिंग केसेस एंड टोटल पॉसिबल आउटकम्स, और जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो 36 हैं। सो प्रोबेबिलिटी 6/36, 6/36, तो ये आएगा 1/6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट इज 1/6, डबलेट आने की 1/6। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डबलेट, ये देखें, नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग डबलेट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए डबलेट, डबलेट नहीं,
1 minus 1 by 6 that is 5 by 6, डबलेट नहीं आने की 5 by 6। तो ये है कि फेवरिंग प्लस नॉट फेवरिंग 1, तो नॉट फेवरिंग 1 माइनस फेवरिंग, यू विल गेट द आंसर, सो दैट आंसर इज 5 by 6, कि डबलेट नहीं है तो इसकी 5/6 और डबलेट आने की 1/6, तो नहीं आने के लिए आपको बता दिया 1 minus 1 by 6 that comes out to be 5 by 6, so this is the probability of not getting a doublet। तो ध्यान दें थोड़ा सा डबलेट नहीं आने की। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, इफ ए dice is thrown 3 times, find probability that we will not get same number on all the 3 dice, तीनों डाइस पे सेम नंबर नहीं है। इफ a dice is thrown 3 times, total possible outcomes, अगर 3 बार फेंकी जाती है तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स 6 में से कोई भी आ सकता है, 6 में से कोई भी आ सकता है, 216। 3 बार अगर डाई फेंकते हैं टोटल पॉसिबल आउटकम होंगे 260। अब इसमें सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले हम निकालेंगे कि तीनों पे सेम नहीं है, तो हम ये निकाल, वी विल नॉट गेट सेम नंबर ऑन ऑल द 3 डाइस। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम निकालेंगे कि तीनों पे सेम है, तो ये देखें कैसे करेंगे। तो टोटल इतने होंगे ना, सैंपल स्पेस for getting same number on all the 3 dice, तीनों डाइस पे सेम नंबर है, उसके लिए सैंपल स्पेस फॉर गेटिंग सेम नंबर ऑन ऑल द 3 डाइस, उसके लिए सैंपल स्पेस देखिए 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 एंड 6 6 6, तीनों पे सेम नंबर है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम नंबर देखिए आप 6/216, 1/36, 1/36 आई कि तीनों पे सेम है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग सेम नंबर on all 3 dice, तीनों पे सेम नहीं है, 35/36, एक में से 1/36 घटा। पहले निकालो कि तीनों पे सेम है, वो निकाल लिया। तीनों पे सेम नहीं है, एक में से 1/36 घटा दिया, 35/36, ये आंसर है 35/36। तो इस ढंग से आपने करना है। देखिए 3 बार अगर फेंके तो ये सैंपल स्पेस, आपको पता है कि सारे पॉसिबल आउटकम्स की जो लिस्ट है वो सैंपल स्पेस है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपकी समझ आनी चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट चीज सैंपल स्पेस ऑफ द डाइस, ये है आपका सैंपल स्पेस। उसके बाद आपका इवेंट्स के रिगार्डिंग आ जाता है, इवेंट के रिगार्डिंग अकरेंस ऑफ एन इवेंट, कोई इवेंट हुआ तो ये है लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। आपको पता है ये सैंपल स्पेस होता है कि टोटल जो सैंपल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस 1, also probability of an sample space 1, सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी 1 है। अगर सैंपल स्पेस की बात करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है। ध्यान दें, सैंपल स्पेस का जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1। इम्पॉसिबल मैंने आपको बता दिया। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब है कि इवेंट आपका नहीं हुआ, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान दें। डाइस का मैंने आपको क्लियर कर दिया। तो डाइस में आपका यही है कि 1 से 6 तक कुछ भी आ सकता है। तो ये आपका अकरेंस ऑफ एन इवेंट। उसके बाद आ जाता है इम्पॉसिबल इवेंट, आपको बता दिया मैंने।
इम्पॉसिबल इवेंट क्या है? इवेंट ए और बी, ये लिख लिया। व्हाट इज इवेंट ए और बी? ये आप +1 का थोड़ा सा रिकॉल कर लें। इवेंट ए और बी, इसका क्या मतलब? यूनियन ऑफ टू सेट्स इज ए यूनियन बी विच कंटेन्स, देखें इवेंट ए और बी इवेंट का क्या मतलब? रिकॉल यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का अगर यूनियन करें, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, दो सेट्स का यूनियन डिनोट होता है आपका ए यूनियन बी से। अगर दो सेट्स ए और बी हैं तो उसका यूनियन आप ए यूनियन बी से लिखते हैं। वी राइट यूनियन ऑफ टू सेट्स एज ए यूनियन बी। आपको पता है ए यूनियन बी का क्या मतलब? इवेंट ए और बी, यूनियन ऑफ टू सेट्स ए यूनियन बी। और इसका मतलब क्या है ये देखिए आप, दैट इज इट कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स, ये सारे एलिमेंट कंटेन करेगा, कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट, सारे एलिमेंट कंटेन करेगा, विच आर आइदर इन ए, विच आर आइदर इन ए और बी, या ए में है या बी में है, और इन बोथ। तो दो सेट्स का अगर हम यूनियन करते हैं ए और बी का, तो उसको डिनोट करेंगे ए यूनियन बी से। यूनियन ऑफ टू सेट्स इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। तो इट कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स, तो ये सारे एलिमेंट कंटेन करेगा, सारे एलिमेंट कंटेन करेगा जो कि आइदर ए में है या बी में है या दोनों, विच आर आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। तो इसको बोलेंगे इवेंट ए और बी। और का मतलब यूनियन, ये नोट करें, और का मतलब यूनियन। क्यों यूनियन, वो मैंने क्लियर किया, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी, दो सेट्स का यूनियन ए और बी, उसको डिनोट करते हैं ए यूनियन बी से। और वो कौन से एलिमेंट कंटेन करता है? इट कंटेन्स ऑल दोज एलिमेंट्स, तो सारे एलिमेंट कंटेन करेगा जो कि आइदर ए में है या बी में है या दोनों में, और इन बोथ। तो ये आपका ए यूनियन बी होता है, ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद जाता है इवेंट ए एंड बी। इवेंट ए एंड बी का क्या मतलब है? देखिए आप, इवेंट ए एंड बी, ये इवेंट ए और बी हो गया। इवेंट ए एंड बी, इवेंट ए एंड बी, जब एंड लग जाए तो उसका क्या मतलब है? इवेंट ए एंड बी का क्या मतलब है? वी नो दैट, जैसा कि आपने सेट में पढ़ा है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। दो सेट्स का इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी, उसको ए इंटरसेक्शन बी से लिखते हैं। एंड ए इंटरसेक्शन बी इज, ए इंटरसेक्शन बी जो है, इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, उन सारे एलिमेंट्स का सेट है इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, उन सारे एलिमेंट्स का सेट है ए इंटरसेक्शन बी, विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों में जो कॉमन। तो वही बात आ गई। अगर वो बोला जाए इवेंट ए एंड बी, वो बात करें इवेंट ए एंड बी की, तो क्या लिखेंगे आप? तो इवेंट ए एंड बी में क्या लिखेंगे? जैसे कि हमें पता है कि आपने सेट थ्योरी पढ़ी है सारी सबने, तो इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी किससे डिनोट होता है? ए इंटरसेक्शन बी। दो सेट्स का मतलब जो इंटरसेक्शन है वो ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट होता है। और ए इंटरसेक्शन बी सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, उन सारे एलिमेंट्स का सेट है विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जो ए और बी दोनों में कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स का सेट है जो कि ए और बी दोनों में है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्शन बी। तो दिस इज कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका मतलब है इवेंट ए एंड बी। दस ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट, कोई एलिमेंट एक्स है, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। मतलब एंड का मतलब इवेंट ए एंड बी, ए एंड बी, ए बी और बी बी। तो जैसे हमने इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स में पढ़ा है, उसको इंटरसेक्शन बी से लिखते हैं। और ए इंटरसेक्शन बी उन एलिमेंट्स का सेट है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, ए इंटरसेक्शन बी सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जो ए और बी दोनों में कॉमन है, तो उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब जैसे ये चीज आप क्लियर करें, जैसे आप ध्यान दें थोड़ा सा, जैसे
कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दे देते हैं, फॉर एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल इफ मान लो ए सेट आपका ये है, जैसे मैं लिख रहा हूं ए सेट इज 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ये आपका ए है एंड बी, और बी जो है आपका 5 6 6 5 6 6, ये बी है। अब आप ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात करें तो यहां पर देखें आप, आपको क्लियर है, वैसे उसमें बताने की जरूरत है, चलो बेसिकली बता रहा हूं। ये सेट आपको दिया है और ये बी सेट दिया है, तो ए इंटरसेक्शन बी की अगर बात करें तो दोनों में कॉमन आएगा। तो आप देख सकते हैं कॉमन जो है वो आपका 6 5 और 6 6 है, तो ये दो आपके कॉमन है 6 5 एंड 6 6। दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी ये है आपका, तो नोट करें। उसके बाद रहता है इवेंट ए बट नॉट बी, वो भी आपको बता देते हैं, इवेंट ए नॉट बी। तो इवेंट ए एंड बी का मतलब है, जैसे आपने एंड का मतलब इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है कि इंटरसेक्शन बी में ए और बी के कॉमन एलिमेंट आते हैं, यू हैव स्टडीड। तो ये चीज यहां पे आएगी, देखिए नोट करें। तो कई बार जरूरी नहीं कि प्रोबेबिलिटी में बहुत मतलब बहुत हाई फाई थ्योरी का क्वेश्चन ही आएगा, कई बार नॉर्मल क्वेश्चन भी आ जाता है। तो जैसे मैं एक दो क्वेश्चन आपको कराऊंगा आज, बिल्कुल बेसिक पे क्वेश्चन आएगा। तो ये आपका इंटरेस्ट ए और ए एंड बी। उसके बाद रहता है इवेंट ए, नेक्स्ट इज इवेंट ए बट नॉट बी, लेकिन बी नहीं। इवेंट ए बट नॉट बी, इसका क्या मतलब है? इवेंट ए बट नॉट बी, वी नो दैट ए लेकिन बी नहीं। हम जैसा कि हमें पता है, वी नो दैट a minus b is set of all those elements, उन सारे एलिमेंट्स का सेट है, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर, उन सारे एलिमेंट का सेट है विच आर इन ए बट नॉट इन बी। a माइनस बी उन सारे एलिमेंट्स का सेट है, a माइनस बी, जैसे कि हमें पता है a माइनस बी इज सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, उन सारे एलिमेंट्स का सेट है। a माइनस बी में कौन से एलिमेंट आते हैं जो कि a में है पर b में नहीं है, विच आर ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर इन a बट नॉट इन b। thus a माइनस b डिनोट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को इवेंट को सेट से रिलेट कर रहा है। कैसे? वो कह रहा है इवेंट a बट नॉट b, इसका क्या मतलब? इवेंट a लेकिन b नहीं, ये कह रहे हो इवेंट a बट नॉट b, क्या मतलब है? वी नो दैट a माइनस b में कौन से एलिमेंट आएंगे? a माइनस बी सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, उन सारे एलिमेंट्स का सेट होगा। a माइनस बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? क्योंकि इवेंट को सेट से रिलेट कर रहा है, तो सेट थ्योरी का यूज होगा प्रोबेबिलिटी में। इवेंट a बट नॉट b, a माइनस बी सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, उन सारे एलिमेंट्स का सेट जो विच आर नॉट इन a, विच आर इन a बट नॉट इन b। तो a माइनस बी डिनोट, तो a माइनस बी क्या डिनोट करेगा? आपकी बुक से बता रहा हूं मैं आपको, डिनोट द इवेंट a, डिनोट इवेंट a बट नॉट b। तो a माइनस बी डिनोट करेगा इवेंट a लेकिन b नहीं। ये चीज क्लियर करें, डिनोट द इवेंट a बट नॉट b। वी नो दैट, और हमें ये भी पता है एज वी नो, a माइनस बी का मतलब है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a लेकिन b नहीं। तो ये मैं आपको वेन डायग्राम से एक बार बता भी देता हूं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको। जैसे ये है a और ये है आपका b, तो ये ध्यान दें, ये इंटरसेक्शन b है, दिस इज a इंटरसेक्शन b, कॉमन एलिमेंट। ये पूरा गोला जो पूरा सर्कल है दैट इज a, ये पूरा सर्कल b है। अगर आप इसकी बात करें, ये ओनली a है, ये अंदर जो इसके वाला ओनली a, इसका मतलब है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये ओनली b है, इसका मतलब है b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ओनली b, सिर्फ और सिर्फ b, ओनली b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ओनली a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, ये ओनली है, ये ओनली बी है, दिस इज ओनली बी। तो नोट करें, इवेंट ए बट नॉट बी, ए लेकिन बी नहीं, वो बता दिया मैंने आपको, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसको ध्यान से समझ लें आप, इवेंट ए लेकिन बी नहीं, और बी बट नॉट ए, तो बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो प्रोबेबिलिटी में आपका इवेंट, इसमें इवेंट में सेट का यूज होगा, मैंने आपको बता दिया। तो ये पिछले साल भी आपको कराया था, तो थोड़ा सा आइडिया दे दिया। और जो सेट में आपने डिमॉर्गन लॉ पढ़े हैं वो भी इसमें यूज होंगे, जैसे डिमॉर्गन लॉ यू माइट हैव स्टडीड,
डिमॉर्गन्स लॉ, जैसे डिमॉर्गन्स लॉ इन सेट थ्योरी, डिमॉर्गन्स लॉ इन सेट थ्योरी, जैसे आपने पढ़ा है A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, दैट इज A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, स्टडी A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। डिमॉर्गन लॉ यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज कर देता है, एंड A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, और जो A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। A इंटरसेक्शन B का अगर कॉम्प्लीमेंट करें दैट कम्स आउट टू बी A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये दो मेन डिमॉर्गन्स लॉ हैं, और डिमॉर्गन्स लॉ, जो आपके डिमॉर्गन्स लॉ हैं, कन्वर्ट यूनियन इनटू इंटरसेक्शन, यूनियन को इंटरसेक्शन में बदलेंगे, एंड इंटरसेक्शन इनटू यूनियन, और इंटरसेक्शन को यूनियन में। डिमॉर्गन लॉ यूनियन को इंटरसेक्शन में बदलेंगे और इंटरसेक्शन को यूनियन में बदलेंगे। तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। डिमॉर्गन लॉ का भी यूज होगा प्रोबेबिलिटी में, आपने प्लस वन में हमने किए थे क्वेश्चन, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा। नेक्स्ट क्लास में आपका जो प्लस टू का प्रोबेबिलिटी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, दैट आई विल स्टार्ट, और इसके बेसिक भी आपको बताए जाएंगे। तो दिस इज अबाउट प्रोबेबिलिटी 1। तो ये प्रोबेबिलिटी 1 के रिगार्डिंग आपको थोड़ी सी थ्योरी कराई। इवेंट ए नॉट बी, इवेंट बी बट नॉट ए, वो आपको पता होना चाहिए। तो अब इसमें देखिए आप, जैसे ए नॉट बी आपको पता है, वो प्रोबेबिलिटी में वही लॉ लगेंगे एज वी नो, सेट थ्योरी का रिकॉल करें। एन ए यूनियन बी, इवेंट ए और बी का मतलब ए और बी। तो जैसे कि आपने सेट थ्योरी में पढ़ा है कि ए यूनियन बी, द एलिमेंट्स विच आर इन ए और इन बी और इन बोथ। तो ए यूनियन बी में ए और बी के सारे एलिमेंट आएंगे। तो वो कैसे आएंगे? ए के सारे, ये ए के सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बी के सारे, लेकिन ये चीज दो बार आ गई, होगा तो एक ही बार, क्योंकि ए में भी आ गए, बी में भी आ गए। तो टोटल ए और बी के टोटल एलिमेंट जो है ए यूनियन बी होगा, ए और बी के टोटल एलिमेंट ए यूनियन बी होगा। तो माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज आपकी कम हो जाएगी। एन ऑफ ए यूनियन बी, नोट करें, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ए के सारे, ए एलिमेंट पूरा आ गया, बी के सारे, और जो ए और बी में कॉमन है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि ये ए और बी में कॉमन है। तो ये इंटरसेक्शन बी, ये लेस हो जाएगा। जब प्रोबेबिलिटी की बात आएगी तो पी ऑफ ए यूनियन बी होगा। जब पी ऑफ ए यूनियन बी करेंगे, ए की प्रोबेबिलिटी, बी की, और इंटरसेक्शन बी की कम हो जाएगी। अगर आप बात करें ओनली ए की, एन ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब सिर्फ और सिर्फ ए में से बी निकाल दो, ये पूरा ए है, और ए में ये वाला बी का पोर्शन है, इसका मतलब है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये ए है, ये बी है, ए में से बी निकाल दो, तो ये आएगा एन ए पूरा, और इसमें से ये निकाल दो माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए में से बी निकाल दे तो इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, इसको बोलेंगे ओनली। सिमिलरली ये प्रोबेबिलिटी में भी यूज होगा आपका, इसलिए रिकॉल करा दिया ताकि उसको दिक्कत नहीं आए। बी माइनस, कई बार आईआईटी में भी प्रोबेबिलिटी में ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें डायरेक्ट सेट थ्योरी का रिजल्ट यूज होता है। मेनी टाइम्स इन आईआईटी सच क्वेश्चंस गिवन इन व्हिच डायरेक्ट सेट थ्योरी is used। एंड बी माइनस ए, इसका मतलब ओनली बी, एलिमेंट्स which are only in B। अब ये क्या होगा? ओनली बी, ये हुआ ओनली बी, सिर्फ और सिर्फ बी, ये आएगा बी, ओनली बी, बी पूरा, और उसमें से ये पोर्शन कम हो जाएगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी में से ए इंटरसेक्शन बी आपका कम हो जाएगा। तो ये ओनली बी है, ओनली बी, तो ये नोट करें। तो एन ए यूनियन बी में ए और बी के सारे, जितने ए और बी के टोटल एलिमेंट है, ए के सारे, बी के सारे, और ए इंटरसेक्शन बी कम हो जाएगा, कॉमन एलिमेंट कम हो। ए माइनस बी, इसका मतलब ओनली ए पूरा, इसमें से इंटरसेक्शन बी कम हो गया, इसको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं। ऑल्सो इट कैन कॉल्ड एज ए इंटरसेक्शन बी। ये है, इस ढंग से आपका ओनली ए ओनली बी आएगा। तो नोट कर ले, ये सोल्यूशन है, समझे बात को, ओनली बी ओनली ए और ये इवेंट के रिगार्डिंग। उसके बाद आ जाता है, जैसे डेफिनेशन है आपकी, कंपाउंड इवेंट, सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या है? व्हाट इज सिंपल इवेंट? इफ एन इवेंट, if sample space of an experiment
contains only one element, it is called as simple event. अगर सिर्फ एक ही एलिमेंट है सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट में, सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो उसको सिंपल इवेंट कहा जाता है. दैट इज इफ सैंपल स्पेस हैज ओनली वन पॉइंट, एक ही इवेंट. जैसे फॉर एग्जांपल, इफ ए coin is tossed 2 times, then consider 2 events, A and B. Event A, getting both heads. Event A है दोनों heads हैं. A का सैंपल स्पेस होगा HH, गेटिंग बोथ हेड्स. उसके बाद इवेंट B, गेटिंग बोथ टेल्स, TT, गेटिंग बोथ टेल्स. तो हियर इवेंट A एंड इवेंट B हैज ओनली one point in sample space. A और B में सिर्फ एक पॉइंट है सैंपल स्पेस में. इवेंट ए है कि दोनों हेड है, गेटिंग बोथ हेड्स, तो ए का हुआ एच. इवेंट बी है गेटिंग बोथ टेल, टी. तो ए और बी में सिर्फ एक पॉइंट है सैंपल स्पेस में, एच टी. सो हियर इवेंट ए एंड इवेंट बी are called as simple events. A और B को simple event कहा जाए. तो नोट करें, simple event का मतलब है it has only one point in the sample space. sample space में अगर एक ही पॉइंट है तो वो simple event है. simple event of an experiment. उसका रहता है compound event. compound event. compound event क्या है? If an event contains more than one point in sample space, if an event contains more than one point in sample space, is called as compound event. If an event contains more than one point, एक से ज्यादा पॉइंट अगर सैंपल स्पेस में है, इवेंट कंटेन्स मोर देन वन पॉइंट इन सैंपल स्पेस, तो उसको कंपाउंड इवेंट कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड 2 times, consider 2 events, A and B. Event A, getting both heads or tails. B, getting head and tail. Then sample space of event A. Event A का sample space, getting both heads, HH, TT, both heads or both tails. Event B, sample space of event B. Head tail, tail head. If an event contains more than one point in sample space, एक से ज्यादा पॉइंट अगर सैंपल स्पेस में है तो उसको कंपाउंड इवेंट कहते हैं. इफ कॉइन इज टॉस्ड 2 times, मान लो सिक्का 2 बार फेंका जाए, 2 इवेंट कंसीडर करें ए एंड बी, गेटिंग बोथ हेड्स और बोथ टेल्स.
दोनों हेड आए दोनों टेल आए तो उसका ये सैंपल स्पेस होगा। गेटिंग हेड टेल टेल हेड तो उसका ये सैंपल स्पेस। तो ये आपका कंपाउंड इवेंट है, इसको कंपाउंड इवेंट कहते हैं। मोर देन वन पॉइंट इन सैंपल स्पेस, ये कंपाउंड इवेंट हुआ। या इवेंट मतलब दो से ज्यादा इवेंट को कंबाइन करने से जो बने वो आपका कंपाउंड इवेंट है, ये भी कह सकते हैं। और अगर सैंपल स्पेस में एक ही पॉइंट है तो सिंपल इवेंट है, जैसे गेटिंग बोथ हेड्स बोथ टेल्स। तो और कंपाउंड इन अदर वर्ड्स यू कैन से we can say that if two or more events are combined to get another event is called as compound event. दो से ज्यादा इवेंट्स को कंबाइन किया जाए टू गेट अनदर इवेंट, इट इज कंपाउंड इवेंट। तो आज के लेक्चर में बेसिक चीजें आपको कराई, जैसे बेसिक है। उसके अलावा कहा जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ये भी देखने पिछले साल भी आपको बताई थी बात। डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए पहले इवेंट्स की, फिर इसके नेक्स्ट क्लास में थोड़े से क्वेश्चंस आपको करा देंगे। +1 के क्वेश्चंस कुछ कराएंगे, जो +1 में क्वेश्चंस हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव के, और उसके बाद आपका फिर +2 का थ्योरी शुरू कर देंगे, दैट इज योर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं। टू और मोर इवेंट्स आर सेड टू बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव if there is nothing common between the events, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, there is nothing common between the events, that is we can say, हम ये बोल सकते हैं, we can say that if occurrence of one event prevents the occurrence of other, एक का होना दूसरे को रोके, occurrence of one prevents the occurrence of other, एक का होना दूसरे को रोके, then they are called as, उनको mutually exclusive event कहते हैं। तो they are mutually exclusive, एक का होना दूसरे को रोके तो वो mutually exclusive है, या दोनों में कॉमन कुछ नहीं है। दैट इज इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ए इंटरसेक्शन बी, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, कॉमन कुछ नहीं है। और इन अदर वर्ड्स पिछले साल भी आपको बताया था, लेकिन रिकॉल करा दिया क्योंकि प्रोबेबिलिटी मतलब कंप्लीट चैप्टर है, ये नहीं है कि वहां +1 का आएगा +2 का आएगा। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आप बिल्कुल बेसिक होता है कि फेवरिंग अकाउंट होता है, केस बनते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है बेस थ्योरी लगती है। तो जेईई मेंस में नॉर्मल एक आता है क्वेश्चन, जहां एक बार होता है कि 2 क्वेश्चन आ गए, तो ज्यादातर एक ही क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी का। तो ये है, तो टू और मोर इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, देयर इज नथिंग कॉमन। और इन अदर वर्ड्स जैसे मैंने आपको बोला कि एक का होना दूसरे को रोके, occurrence of one prevents the occurrence of other, then events are called as mutually exclusive, तो उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा जाता है। तो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो इंटरसेक्शन बी 5, इसका मतलब जो प्रोबेबिलिटी होगी इंटरसेक्शन बी की वो 0 होगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी 0 होगी, क्योंकि इंटरसेक्शन भी हुआ ही नहीं, जब कुछ हुआ ही नहीं तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0, कॉमन कुछ नहीं है, तो दे आर कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर इवेंट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो उन इवेंट्स को हम वेरी सिंपल बच्चे उनको कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इफ देयर इज नथिंग कॉमन बिटवीन द इवेंट्स, द इवेंट्स आर कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो इन इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहा जाएगा। अब जैसे देखें, जैसे मैंने आपको बताया, दैट इज एज वी नो P ऑफ A यूनियन B। अभी जैसे मैंने आपको बताया NA यूनियन B, आपने पढ़ा NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो वैसे ही P ऑफ A यूनियन B, PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। नाउ इफ events are mutually exclusive,
अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं देन ए इंटरसेक्शन बी आपका 5 होगा, तो जो प्रोबेबिलिटी होगी इंटरसेक्शन बी की वो 0 होगी। इसका मतलब है दैट इज पी ए यूनियन बी, ये बन जाएगा पी ए प्लस पी। इसका मतलब है म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में ए यूनियन बी कन्वर्ट्स इनटू पी ए प्लस पी, तो दैट इज कन्वर्ट्स इनटू प्लस, ये म्यूचुअल एक्सक्लूसिव। उसके बाद एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब एग्जॉस्टिव क्या है? 2 or more events are said to be exhaustive. 2 or more events are said to be exhaustive. Exhaustive होंगे if at least one of them necessarily occurs. अगर उनमें से कम एक जरूर अकर करे तो वो एग्जॉस्टिव होगा। 2 या 2 से ज्यादा इवेंट एग्जॉस्टिव होंगे अगर उनमें से कम एक जरूर अकर करे तो दे आर एग्जॉस्टिव। फॉर एग्जांपल, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड, consider 2 events A and B. Event A, getting a head. Event B, getting a tail. A हुआ कि getting a head, B हुआ getting a tail. Now जब सिक्का फेंकेंगे तो हेड आएगा, टेल आएगा, दोनों में से एक आएगा, तो दे आर एग्जॉस्टिव। Mathematically, in case of exhaustive events, exhaustive events के केस में A यूनियन B, यूनियन इक्वल टू सैंपल स्पेस, दोनों का जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस। एग्जॉस्टिव इवेंट्स के केस में दोनों का जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस होगा, दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस होगा। मतलब दैट इज जैसे आपका A getting a head, इसका ये आया, B है getting a tail, वो ये आया। If a coin is tossed once, तो सैंपल स्पेस है HT। Clearly, A union B equal to S. The result may be extended to more than 2 events. तो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का मतलब है दोनों का जो यूनियन है उनका वो सैंपल स्पेस होगा। इसमें आप ये कह सकते हैं द रिजल्ट मे बी एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 इवेंट्स। दो से ज्यादा इवेंट में भी रिजल्ट एक्सटेंड हो सकते हैं। मैंने प्रोबेबिलिटी कराई, इस ढंग से आपका +1 का भी कवर हो जाए। ये नहीं है सिर्फ +1 का कराया था लेक्चर, अगले में थोड़े से क्वेश्चन करेंगे उसकी म्यूचुअल के सारा बेसिक आपका क्लियर हो जाए, आप आराम से वहां क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं और +2 का आपको शुरू करते हैं। तो रिजल्ट में भी एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 इवेंट्स। थ्योरेटिकल चैप्टर इसमें कोई ऐसा नहीं है, अगर आपके कांसेप्ट समझ आएगा तो क्वेश्चन है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आई विल टेक और चीजें आपको क्लियर होंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़े फार्मूले याद रखने आपने, एक ही फार्मूला होता है बस। तो एक्सटेंडेड टू मोर देन 2 इवेंट्स कहने का मतलब दैट इज इफ E1 E2 E3 up to En are n events, if they are exhaustive, then अगर एग्जॉस्टिव है E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 अप टू यूनियन En, इट इज इक्वल टू सैंपल स्पेस। उनका जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस है। तो ये हो गया एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब है 2 या 2 से ज्यादा इवेंट एग्जॉस्टिव होंगे अगर उन सब का यूनियन आप कर दें और वो सैंपल स्पेस के बराबर है। द इवेंट्स आर सेड टू बी एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये थ्योरी थी जो आपकी कवर की मैंने, जो +1 का थ्योरी था वो सारा आपको करवा दिया कि एग्जॉस्टिव क्या है। उनका जो यूनियन होगा, सारे इवेंट्स का जो यूनियन होगा दैट विल बी इक्वल टू सैंपल स्पेस। तो सबका जो यूनियन है वो सैंपल स्पेस के बराबर होगा, तो उन इवेंट्स को हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स कहेंगे, 2 या 2 से ज्यादा, और उनमें से कम एक होना चाहिए।
जैसे और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एक का होना दूसरे को रोके। जैसे आपका एग्जांपल है, जैसे आपने इफ डाइज थ्रू कंसीडर टू इवेंट्स, इवेंट ए getting an even number, event B getting an odd number। तो A का सैंपल स्पेस 2 4 6, B का सैंपल स्पेस 1 3 5। अब सीधी सी बात है, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, और अगर ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा, इवन आएगा तो ऑड नहीं आएगा। हेयर A इंटरसेक्शन B आपका 5, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ऑल्सो दे आर एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव भी क्यों एग्जॉस्टिव? बिकॉज A यूनियन B करे क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6। देखिए आप दोनों का यूनियन करें तो 1 से 6 तक आएगा। A यूनियन B गेटिंग ए इवन गेटिंग ए ऑड, तो दोनों का यूनियन 1 से लेकर 6 है। व्हाट डज इट मीन? देयर यूनियन इक्वल टू सैंपल स्पेस। अगर डाई को फेंकें तो सैंपल स्पेस क्या 1 से 6, तो देयर यूनियन इज इक्वल टू सैंपल स्पेस, तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक का होना दूसरे को रोकेगा, इवन आएगा तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा। तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज इफ वन इवेंट्स अकर अदर विल नॉट अकर। इवन आएगा तो ऑड नहीं आएगा, ऑड आएगा तो इवन नहीं आएगा। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव। ऑल्सो दे आर एग्जॉस्टिव, क्यों? क्योंकि जब डाई फेंकेंगे या तो इवन आएगा या ऑड आएगा, और दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस है। तो दे गेटिंग ए इवन गेटिंग ए ऑड, तो दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। और सबसे बड़ी बात है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, mutually exclusive events are related to same experiment। एक ही एक्सपेरिमेंट से रिलेट होते हैं। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं वो एक ही एक्सपेरिमेंट से रिलेट होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर रिलेटेड टू सेम एक्सपेरिमेंट, दे आर रिलेटेड टू सेम एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट क्लास में जैसे आपका +2 का शुरू होगा, मैंने पिछले साल भी आपको कराया था, जो आपका +2 का प्रोबेबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट इवेंट से शुरू होता है। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होते हैं? एक का होना दूसरों को इफेक्ट ना करे। एक हो रहा है उसका दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। तो जो +2 की प्रोबेबिलिटी आपकी, तो दैट विल स्टार्ट विद योर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट से शुरू होगी, एक का होना दूसरे को इफेक्ट ना करे, तो दे आर कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट।